पिछले कुछ सालों से सड़कों पर घूमते लावारिस गोवंश से फसलों के नुकसान और सांडों के हमले की खबर आप पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं। सरकारें इनके लिए प्रयास करती हैं, लेकिन एक ऐसा समाज जो खुद इन गोवंश का इस्तेमाल कर उन्हें अपने हाल पर छोड़ देता है, उनके लिए सरकारों के प्रयास भी नाकाफी साबित होते हैं। अगर इन गोवंश का सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो समाज और देश की सूरत और सीरत दोनों बदल सकती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक स्टार्टअप योद्धा हैं जिन्होंने बैलों का इस्तेमाल कर एक नया स्टार्टअप खड़ा किया है। नाम है अमरेंद्र मोहन। अमरेंद्र जी, आप बताएं, आपकी ये यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू हुई? सर, इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि हम लोग जब हम बाहर रहते थे नॉर्थ अमेरिका में, तो अक्सर जब आया करते थे तो अक्सर हम देखा करते थे कि ये समस्याएं हैं। फिर जब वापस आए हैं हमारे पिताजी के देहांत के बाद, और हमारी पत्नी अक्सर हमसे बोला करती थी कि इन गौवंशों के लिए कुछ करिए भाई, क्योंकि इन गौवंशों में स्पेशली नंदियों का सबसे बड़ा हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि गौवंश तो आदमी जो है गाय का दूध के बहाने जो है रख लेता है, लेकिन ये जो बेचारे नंदी हैं इनका कोई रखने वाला नहीं, इनको कोई भी, क्योंकि अब खेती होती नहीं है तो इनका जो है एग्रीकल्चर में कोई इस्तेमाल बचा नहीं है। तो गांव में भी ये नकारे हैं और शहर में जो है बेचारे छोड़ दिए गए कूड़ा खाने। आपने इनका इस्तेमाल कैसे किया और क्या मॉडल डेवलप किया? हम लोग ने सोचना शुरू किया कि भाई इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती खेती तो नहीं करवा सकते हैं। तो हुआ कि भाई इनका इस्तेमाल हमारे पूर्वज कैसे करते हैं, तो हम लोग उसी यात्रा को ढूंढते हुए पीछे गए, और तो हम लोग को समझ में आया कि जो तेल हमारे आज जो प्रोसेस हो रहे हैं वो भी बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो ये पुराने जो कोल्हू चलते थे जिनसे हम लोग शुद्ध तेल, नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे, उसमें ही हम लोग को लगा कि ये इनका एक सस्टेनेबल मॉडल तैयार हो सकता है। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ खोजने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो सारा विकास होने के बाद कोई भी कोल्हू यहाँ बचे नहीं हमारे प्रदेश में, तो हम लोग दक्षिण भारत से जा कर के कोल्हू असेंबल करके वहाँ से लेकर के आए। और आज हम लोग के पास जो है यहाँ मैगलगंज एक जगह है, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर, वहाँ पे हम लोग ने जो है गौशाला एक थी जिसके पास ही हम लोगों ने कार्य शुरू किया, और वहाँ पे हम लोगों ने 5 कोल्हू आज लगा रखे हैं। उन कोल्हू का फ़ायदा ये है कि इन बेरोज़गार जानवर जो बेचारे घूमा करते थे उनको जो है एक कहते हैं कि सम्मानजनक जीवन मिल गया, खाने के लिए मिल गया, शरण मिल गई, और उन्हीं को हम लोग जो है वो कोल्हू में चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हर एक बैच जो होता हम लोग का होता है कोल्हू का, तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का बैच होता है, और उस दौरान जो है हम लोग हर एक बैच के बाद जो है वो नंदियों को बदल देते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं। इस आपका कहना है कि आपने लावारिस जो बैल घूमते रहते थे उनका आपने एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया और उनको अपने एक बैल कोल्हू के साथ जोड़ा, और उससे सरसों का तेल आप निकाल रहे हैं। सरसों का भी तेल निकालते हैं, मूंगफली का भी है, गरी का भी है, तिल्ली का भी, जितने भी तेल उपलब्ध हैं हमारे समाज में वो सारे तेल हम लोग इसी प्रोसेस से निकालते हैं। आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ? ये हम लोगों ने 3 साल पहले इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद जब समझ में आया कि और तो कोई मॉडल हम लोग को समझ में नहीं आया, तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम लोग, क्योंकि जब तक इकोनॉमिकली हम मॉडल को नहीं खड़ा करेंगे तब तक चीज़ें जो हैं कभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म चल नहीं पाएंगी। तो कि हम एक जैसे व्यापार खड़ा करता व्यक्ति, वही उसी तरीके से हम लोग अपना व्यापार खड़ा कर रहे हैं, और उस तेल को निकाल करके ये नेचुरल ऑयल जिसकी मार्केट में काफ़ी वैल्यू है, जिन लोग अपनी हेल्थ के प्रति, सेहत के प्रति जो है जागरूक हैं, वो इस तेलों को खाना ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल ऑयल है, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्योंकि ये तेल 2 आरपीएम पे निकाला जाता है, क्योंकि बैल जो है 2 राउंड पर मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाता है। आरपीएम मीन्स राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट। अच्छा, फिर बाकी सारे जो अन्य खाद्य तेल होते हैं उनका आरपीएम कितना होता है? उनका तो क्या है कि जैसे एक्सपेलर होता है तो एक्सपेलर का आरपीएम 50 से शुरुआत होती है, और फिर जैसे जैसे कमर्शियल जो यूनिट्स होती हैं उनके आरपीएम तो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। प्लस उसके बाद जो केमिकल कंपाउंड यूज़ किया जाता है तेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो जो है
जैसे हम लोग 28% तक तेल निकाल पाते हैं, क्योंकि हम लोग का तो बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है जिसको कहते हैं ना दाब के द्वारा निकालना तेल को। और ये लोग जो है केमिकल कंपाउंड डाल करके उसमें से मैक्सिमम तेल निकाल लेते हैं। तो वो तेल जो है वो एक तो बहुत हीटअप हो जाता है, 300 डिग्री तक हीटअप हो जाता है। फिर हेक्सेन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकलता है। उस तरीके के बहुत से कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं तेल को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। तो वो तेल जो हमारा आज जो निकल रहा है, जो हम लोग मार्केट में खा रहे हैं, वो बेसिकली जो कहते हैं कि एक जिंदा तेल, एक मृत तेल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जैसे हमारा जो तेल है ये एक लाइव ऑयल है, अगर आप इसको रख देंगे और मॉइस्चर अगर आएगा तो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। तो इसीलिए हमारे यहाँ पहले रहता था कि अगर आपको तेल थोड़ा लंबे समय तक रखना है, क्योंकि ये जो नेचुरल है इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है, और अगर आपको रखना है तो इनको आप कुछ दिनों तक धूप जरूर दिखा दें, क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो मार्केट में ऑयल होते हैं आप देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई भी ऑयल जो नेचुरल होगा वो कभी क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, वो हेजी सा होगा। अच्छा, हेजी सा होगा, और वो मॉइस्चर ऑब्जर्व, क्योंकि इससे नेचुरल ऑयल, जैसे आदमी ब्रीथ करता है उसको ठंड लगती है, वैसे ऑयल भी हमारे होते हैं। आपने बताया 2 आरपीएम पे आप बनाते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये समझा पाएंगे कि 2 आरपीएम मीन्स उसका मॉडल कैसा है, आरपीएम का कैसे वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, आरपीएम है क्या, कुछ सरल भाषा में आप जी। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे। आज हम लोग समझते हैं हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं और साइंस में आज हम लोग बहुत आगे हैं, और अगर देखा जाए तो हम लोग पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है, जो सेहत है, वो ख़राब होती है दिन पर दिन। अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो खान पान जो है वो शुद्ध नहीं है आज। ओके। तो जो प्रोसेस था कि हम लोग जो कोलू होता था उसमें और जो भी बीज होता था तेल निकालने के लिए, उसको डाल करके और बैलों से घुमाते थे, और उसमें प्रेशर होता है, उसमें जो पटरा होता है, अगर आपने कोलू देखा हो, लोग गूगल में जाके यंग लोग देख सकते हैं, तो उसमें दाब विधि से जो है वो तेल निकाला जाता था। और 2 आरपीएम इसलिए क्योंकि कोई भी बैल जो है वो 2 आरपीएम राउंड पर मिनट से ज़्यादा भाग नहीं सकता। मीन्स 1 मिनट में 2 राउंड ही लगा पाता है। अच्छा जी। तो उसमें जो भी तेल निकलता है वो रूम टेम्परेचर का होता है। अच्छा। वो गर्म नहीं होता है। फिर हम लोग का जो कोलू है वो ग्रेनाइट का बना हुआ होता है, तो ग्रेनाइट नेचुरली जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। तो अगर कोई भी हीट मान ली फॉर एग्जांपल अगर होती भी है तो वो एब्जॉर्ब रहती है हमेशा। और 2 आरपीएम के कारण जो तेल का टेम्परेचर नहीं राइज होता, उसमें जो सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक कारण है कि हमारे तेल में जो मिनरल्स, विटामिन्स और फैटी एसिड्स होते हैं, वो एक जो चेन होती है, अगर उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है तो वो पूरी चेन टूट जाती है। अच्छा। तो जो तेल हमको एक्चुअली एंड अप होकर के मिलता है मशीनों का, उसमें तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो हमारा जो तेल जो रूम टेम्परेचर पर होता है उसमें वो सारी चीज़ें इंटैक्ट होती हैं। जब हम खाते हैं तो उसमें हमको वो मिनरल्स, वो सारे विटामिन्स और फैटी एसिड्स वो तेल से हमारे शरीर में जाते हैं, जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। अच्छा, तो मीन्स आपका कितना समय लग जाता है? मीन्स क्योंकि स्पेलर में तो खट इधर से सरसों डाला, उधर से खाली, और वो बाहर आ जाता है सरसों का तेल। बट आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे, कितना समय लगता है? एक मान लीजिए 1 लीटर तेल निकालने में हम कहें तो कितना वक्त लग जाता है? ये तो बड़ा कॉस्टली बैठता है। हाँ, इसमें चूँकि लेबर काफ़ी इन्वॉल्व होती है, तो जैसे इसको हम लोग बोलते हैं घानी, क्योंकि एक बैच जो होता है उस एक बैच में हम लोग 16 से 18-20 किलो तक का सरसों डालते हैं, और वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का प्रोसेस होता है। और डिपेंड करता है कि आपका जो बीज है जिसको आप तेल निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है।
अच्छा। उस हिसाब से जो है वो कभी थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता, थोड़ा समय लेकिन कम। मगर मैं जानना चाहूँ कि एक तो औसत समय 3 कितना है? घंटा तक आप 3 समझ घंटे लें। में आप कितना तेल निकालते हैं? हाँ, 3 घंटे में हम लोग जो हैं अगर तकरीबन 28% तेल हम लोग निकाल नहीं, लेते हैं। मीन्स क्वांटिटी की मैं पूछ रहा हूँ। क्वांटिटी अगर निकालें तो 5 किलो तेल हम लोग निकाल कितने लेते हैं। कितने किलो सरसों में? तकरीबन जो है वही 17 किलो, 17-18 किलो 17-18 किलो सरसों में सरसों 3 घंटे में 5 5 किलो निकल जाता है। 5 लीटर जो है 5 सरसों का लीटर तेल तेल निकलता निकाल है लेते हैं। 0 और 2 प्लस आरपीएम पे। 2 आरपीएम पे। और सरसों पे भी निर्भर करता है, कुछ सरसों में जो है तेल की मात्रा ज़्यादा होती, कुछ सरसों में तेल की मात्रा कम होती। जैसे राजस्थान की जो सरसों होती है उसमें तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फिर बुंदेलखंड की जो सरसों होती है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में तेल उनका होता है। हम लोग के क्षेत्र में जो सरसों उपलब्ध है उसमें तेल की मात्रा उतनी नहीं होती जितनी राजस्थान और बुंदेलखंड के सरसों में होती है। आपने बताया कि आपने ये कोल्हू के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जिससे कि उनकी आर्थिकी एक समाज की आर्थिकी मजबूत हो सके, जी आपकी भी, और उन बैलों को सहारा मिल सके, उनका चारा मिल सके। कितने बैल हैं आपके पास? हमारे पास इस वक्त जो है 14 बैल हैं। अच्छा। और इन 14 बैलों को जो समाज को जो बेनिफिट मिल रहा है कि बैल अपने आप को तो जो है सस्टेन कर ही रहा है, वो अपने आप खुद ही अपना जो है वो गुजारे के लिए वो काम कर ही रहा है। मतलब हम नहीं कह सकते ना कि आज समाज कहता है ना कि हम बैलों को पाल रहे हैं, बैल नहीं, बैल तो हम ही बेसिकली पाल रहे हैं। और गांव में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, क्योंकि वो गांव में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो गाँव पुराने के- ज़माने में खेती का अहम टूल होते थे, अहम पार्ट होते थे बैल, जैसा कि होते भी थे, आपने बताया भी। तो जी जी आप मुझे क्या ये बताएँगे कि ये बैल आपने कहाँ, किसी गौशाला से लिए, लावारिस रखे, हम कैसे? हम लोग ने एक तो जो गांव में भी घूमा करते हैं काफ़ी सांड, और कुछ गौशालाएं जो हैं सरकार की हैं जो टेम्परेरी गौशाला हैं जिसमें ये लोग टेम्परेरी तौर पर रखते हैं, उनमें से ही जा जा करके जो अच्छे बैल हैं, क्योंकि समस्या जानवर के साथ यह है कि उनकी ट्रेनिंग पीरियड का एक समय होता है। अब वो मैच्योर जब हो जाते हैं तो उनको ट्रेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, उनको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि हम लोगों को कोई अनुभव नहीं था इन चीज़ों का। फिर वो इतना बड़ा जानवर होता है, उसको समझना, उसको डील करना बहुत मुश्किल काम है। फिर गांव में भी वो लोग अब नहीं बचे हैं जो लोग इन जानवरों को ट्रेन कर सकें। तो आपके पास दोहरी चुनौती है। फिर हाँ, आपने सारी आप 14 से समस्याएं 15 जो भी बैल आपके पास है, और फिर आपने उनको संभालने के लिए क्या व्यवस्था करी? व्यवस्था की कुछ लोगों को ढूंढा, फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी इस काम को दक्षिण भारत में कर रखा है उनसे जाकर के काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया। और गांव के ही जो लोग हैं हमारे हैं उन्हीं के साथ जो है ये यात्रा शुरू की। जो लोग हमारे साथ आज काम कर रहे हैं उन लोग का सहयोग है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग मैं अपनी पत्नी जयश्री जी को दूंगा, जिनके कारण आज हम ये सब काम कर पाए, क्योंकि पत्नी के बिना सहयोग के आप कोई काम नहीं बड़ी कर बात सकते। है कि बहुत आपको बड़ा, वहाँ से क्योंकि प्रेरणा मिली। हाँ, तो प्रेरणा में ये है कि हमारी पत्नी जो है मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। और क्योंकि बहुत ही कष्टदायक यात्रा है, एक आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि आदमी को तो एंड प्रोडक्ट तेल का दिखता है, बट वो जो पिछली यात्रा होती है और जो समाज में लोगों की जो एक्सपेक्टेशन से आप बिल्कुल ही अलग दिशा में जा रहे हैं, वो भी एक प्रेशर होता है एज ए फैमिलीज। एक बात मैं थोड़ा, खैर फैमिली का प्रेशर है, आपने रहा ही होगा, जाहिर सी बात है, आपने एकदम नए क्षेत्र में उभरे, नया क्षेत्र पुराना है बट अभी इसका लोप हो गया है। आपने एक सवाल में मेरे जहन में है कि आपने बार बार जिक्र किया साउथ का, तो साउथ से कैसे रिलेट करते हैं आप इसको? साउथ में भी सर जो स्थिति यहाँ पे है, गौवंश की स्थिति साउथ में यहाँ से भी ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जब वाइट रेवोल्यूशन जो हुई थी जिसमें हम लोग के गौवंशों का, हम तो कहते हैं कि सर्वनाश ही किया गया, क्योंकि बाहर से जो HF और जर्सी गायें जो इंपोर्ट करके लाई गई, उनके सीमेंस को ला करके यहाँ पे वो जानवर फिर से तैयार किए गए। वो उनका जो दूध होता है वो A1 दूध होता है, और हमारी जो हम्प वाली गाय होती है जिसका कूबड़ होता है वो A2 मिल्क होता है। दोनों के मिल्क की क्वालिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है।
A1 और A2 मिल्क होता है, समाज लोग जानते हैं, जो लोग गूगल करके पढ़ भी सकते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने इन चीज़ों को विलुप्त होने से पहले ही उनकी जागरूकता आ गई, तो उन लोगों ने उन चीज़ों को बचा लिया। अच्छा। और साउथ में लोगों के अंदर ज़्यादा जागरूकता है कंपेयर टू हम लोग कह लिए नॉर्थ में। नॉर्थ का मेरा सवाल था कोलू से रिलेटेड। जी। जैसे आपने कहा कि आपने जो सीखा कोलू की पूरी एग्जीक्यूशन की जो स्थिति थी वो आपने साउथ से सीखी। जी, जी। तो इसलिए मैंने जानना चाहा कि भाई आपको साउथ कैसे गए, वहाँ पे क्या मिला, कैसे उसको अडॉप्ट किया आपने, क्योंकि आप तो सीधा एक नए आदमी थे। जी, जी, जी। अब चूँकि यहाँ पे तो कोई हम लोग के पास कोई समाधान था नहीं। अगर गोलू को जब हम लोग ढूँढना शुरू किया तो इंटरनेट एक माध्यम आज बन चुका है जानकारी के लिए। तो साउथ में ही हम लोग को सारे वीडियोस दिखे जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों से संपर्क किया, फिर जा कर के वहाँ पे काम करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भाषा का एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है। वो लोग तमिल तेलुगु बोलते हैं और हमको तमिल तेलुगु तो बिल्कुल नहीं आती है, तो इंग्लिश ही बोल पाते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ जा कर के लोगों से संपर्क स्थापित करना, चीज़ों को समझना, वो एक बहुत ही मुश्किल जर्नी थी हम लोगों की। तो और वहाँ से बनवा करके इन चीज़ों को लाना, आप क्या लाए वहाँ पे साउथ से? क्या पूरा कोलू का कोलू का सेट लाए? पूरा कितने सेट सेट हम लोग लाए आप? बनवा, हम लोग 5 सेट 5 सेट लेके आए। 5 सेट। साउथ का आपने जिक्र किया कि वहाँ से आपने ये इसका जो एग्जीक्यूशन है आपने उसको अडॉप्ट किया और सीख करके यहाँ पे उसको कार्य रूप में परिणत किया। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने चूँकि सबसे पहले बताया कि आप नॉर्थ अमेरिका में थे, बट नॉर्थ अमेरिका से सीधा यू टर्न सीधा 180 डिग्री का है, 360 डिग्री का है। अब यूँ कह लीजिए कि सर जो है, जो ईश्वर की जो मर्जी, कुछ इस यात्रा में हमने बहुत कुछ ये चीज़ जानी कि आपकी मर्जी से कुछ चलता नहीं है, आपके लिए सारे रास्ते लिखे गए हैं, हम लोग सिर्फ उसके एक यात्री हैं और यात्रा पे चल करके जो कार्य हमको बताया गया वो कर रहे हैं। तो हम उसको यही समझते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर साहब हैं जिनके कारण हम लोग जो है मैगलगंज क्षेत्र में गए थे। उनके गुरुजी का आश्रम था, उन्हीं की गौशाला थी जहाँ पे कार्य करने के लिए गए थे। इन कारणों से वो चीज़ें हम लोग की नहीं जो है चल पाई, क्योंकि हम लोग का जो मेन काम था कि भाई मतलब सही तरीके से ईमानदारी से आप गौ सेवा कार्य करें और जिससे सही में संवर्धन गायों का हो, इसके लिए आपने शुरू किया। लेकिन एक चीज़ मुझे जो जिज्ञासा है कि आपने जब लौटे नॉर्थ अमेरिका, पहली बात तो नॉर्थ अमेरिका आप कितने साल रहे? हम लोग भी 2 दशक समझ लिए, 2 दशक से ऊपर ज़्यादा। हैं। मीन्स ये लखनऊ को छोड़े कितने साल हुए आपको? हम लोग को लखनऊ छोड़े हम लोग भाई 4-5 साल हो गए लखनऊ आए हुए, लखनऊ यहाँ पे आकर के। मैक्सिमम जो 20 से 25 साल हाँ, 20-25 साल का हम लोग का जो है पूरा सफ़र रहा इन एंड आउट का नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका से सीधा एकदम, जो वही सवाल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सीधा जाके भाई वहाँ पे हमारा एक मित्र था बॉब, जिससे हम अक्सर बातें करते रहते थे, बिजनेसमैन था। तो उसने एक बार हमसे बड़ा ऐसे मजाकिया प्रश्न पूछा कि विच इज़ द बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। हमने भाई जो वेस्ट के जो देश हैं उन्हीं का नाम लिया, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बोला नो, इज़ इंडिया। तब हमको इस बात का बड़ा मतलब धक्का लगा कि भाई हम लोग तो जो है गौ माता की बात करते हैं और सारा बीफ सबसे ज़्यादा दुनिया का एक्सपोर्ट हम ही लोग कर रहे हैं। और फिर आकर के जब वापस आए थे तो उसी यात्रा में हम लोगों ने कहा कि उसको कंटिन्यू किया जाए और समस्या को पहले समझा जाए कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। भाई अगर कोई समस्या के बारे में नहीं पता होगा तो आप समाधान कैसे निकालेंगे। तो उस समस्या को समझने पर ही ये समझ में आया कि नंदियों की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है और इनका संवर्धन ही एक्चुअल संवर्धन गायों का हो पाएगा। ये कैसे समझ आया? ये हम लोग जब यहाँ से राजस्थान की एक गौशाला है पथमेड़ा गौशाला, वहाँ पे एक कार्यक्रम था उनका एनुअल फंक्शन, उसी में गए थे हम लोग और वहाँ पे रामभद्राचार्य जी से हम लोग की मुलाकात हुई। उनका उद्घोषण था, काफ़ी प्रखर वक्ता हैं और बहुत ही खरा बोलते हैं। हमको बहुत अच्छी बात लगती है रामभद्राचार्य जी की, गुरु जी की, कि वो खरा बोलते हैं। तो उनसे जब बात हुई तो इन लोग ऐसे संतों से मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। खैर हम लोगों से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा बेटा कि जब तक संवर्धन नंदियों का नहीं होगा तब तक जो है संभव नहीं है संवर्धन।
अच्छा, तो नंदियों पे आप लोग काम करिए। अगर नंदियों पे काम करेंगे, नंदी मीन्स बैल। बैल, बैल तो ये कि जब उसकी नसबंदी हो जाती तो वही सांड जो है वो बैल बन जाता है, तो वो उसका डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। जब उसकी नसबंदी हो जाती है तो उसको हम लोग बैल बोल देते हैं। बेसिकली होता तो वही सेम प्राणी है। पहले जो मतलब जो रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको हम लोग सांड बोलते हैं, जिसको हम लोग नंदी बाबा बोलते हैं। और जब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो वो बैल बन जाता है, जिसको हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं, कृषि कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन अब कम हो जाता है। मीन्स रामभद्राचार्य जी से आपको मोटिवेशन मिली इस काम को शुरू करने के लिए, फिर आपने नंदी पर काम करना शुरू किया। जी जी। एक आखिरी सवाल अब मैं लेना चाहूँगा कि इस पूरे जर्नी में आपने क्या खोया, क्या पाया, और अभी आपका बिजनेस मॉडल कितना सस्टेन कर रहा है? देखिए, इन चीज़ों में चूँकि ये सारी वो समस्याएं हैं, क्योंकि हम बहुत सी समस्याओं के साथ समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो एक मुश्किल यात्रा है। और समाज का सहयोग मिल रहा हम लोगों को। जो लोग जागरूक हैं वो इस तेल की वैल्यू समझते हैं। और बट चूँकि जस्ट मुझे लगता है कि जस्ट 2.5 गुना रेट होएगा। हाँ, अगर वैसे समझे 2.5 गुना है, बट एक्चुअली जो तेल जो नेचुरल ऑयल हम लोग निकलते हैं, इसका स्प्रेड दुगना होता है, यानी अच्छा। फैलाव दुगना होता है। तो अगर आप 2 चम्मच इस्तेमाल करें तो ये ऑलमोस्ट 1 ही चम्मच में आपका काम हो जाएगा। तो जो दाम आपको 400 रुपये दिख रहा है वो एक्चुअली 200 रुपये हुए, क्योंकि आपका इस्तेमाल भी कम हो गया। जैसे मूंगफली का तेल है उसका स्प्रेड ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है, सरसों के तेल से ज़्यादा होता है। और जो तेल हम लोग के आज हैं, वो तेल जो है वो सारा जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो अनसस्टेनेबल है हमारे सेहत के लिए, शरीर के लिए। और ये जो नेचुरल है इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, सारे विटामिन, सारे फैटी एसिड सारे हम इंटैक्ट फिर से रहते उसी सवाल पे आते हैं इस जर्नी पे कि इस पूरे 5 साल के जब आपने अमेरिका छोड़ा, आपने 18 में बताया, तो 18 से लेके 25 तक करीब 7 साल की जर्नी है। इस दौरान आपने क्या खोया, क्या पाया, बड़े संक्षेप में? अब खाए कि हम तो यही कहेंगे कि हमको एक सेटिस्फैक्शन है, बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि Beyond समाज the में, materialistic कि things. समाज में कोई एक ऐसी समस्या थी जिसके पर हम काम कर रहे हैं और एक समाधान की तरफ धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। वरना तो ज़िंदगी तो ऐसे ही आदमी की गुजर जाती खाते पीते, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है ये तो किसी को मतलब उसको ही नहीं पता होगा हमारे समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो एक कुछ नया करने की, कुछ समाधान निकालने की समाज में, क्योंकि हम लोग कंप्लेंट करने की हम लोग की बहुत आदत होती है। तो कंप्लेंट करने तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन किसी समाधान को निकालना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर बदलाव लाना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, जिसको करने का हम लोग आज प्रयास ही कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं बस ये जानना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से आपको सेटिस्फैक्शन है? आपने तमाम पूंजी लगा के एक निवेश भी किया जी। आर्थिक रूप से कितना सस्टेनेबल? देखिए, आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा मॉडल है, सस्टेनेबल मॉडल है अपने आप में। ये नंदियों को भी एक अच्छा जीवन मिल जाएगा। जो लोग जिन लोगों को रोजगार मिला उनको भी एक रोजगार का माध्यम मिल गया, और हम लोग इस सिस्टम को चलाने के लिए 2 पैसे हमारी भी जेब में जाएंगे। एक तरीके से नंदी बाबा जो हमारे हैं वो सबको पाल सकते हैं, और ये एक अच्छा मॉडल है। समाज के अंदर से भी एक जागरूकता आनी चाहिए कि उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर थोड़ा सा भी जो है इस बात का एहसास है, तो वो लोग इस तेल को इस्तेमाल करेंगे, और इस तेल को इस्तेमाल करने से उनके स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। और शुरुआत में जो लोगों को लगता है महंगा, एक्चुअली कोई महंगा नहीं है। और महंगे सस्ते की बात तो हम तब करें जब दोनों प्रोडक्ट जो है एक हो। भाई एप्पल टू एप्पल का कंपैरिजन हो सकता है ना, एप्पल और ऑरेंजेस का तो कोई कंपैरिजन। मीन्स आपका ये कहना है कि आपको आर्थिक लाभ हो रहा है, और इसके साथ भी आपने ऐसा काम शुरू किया जिससे आपको सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मिला। बहुत ही
संतुष्टि वाला कार्य है। और हम देखते हैं कि जो नंदी हम लोग लाए थे जिनकी मतलब बिल्कुल हड्डियां निकली हुई थी, आज उन नंदियों को गांव वाले हमारे आके देखते हैं तो उनको नहीं लगता कि ये वही नंदी हैं जिनकी बिल्कुल पसलियां निकली हुई साहब थी। उनको ढंग से खिला अरे पिला रहे बहुत बढ़िया तरीके से खाते हैं, हमारी वो खली खाते हैं जो खली लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, जिसमें 8% का तेल होता है, जो खली हम लोग सरसों निकालने के बाद बचती है, उन्हीं खली को हम लोग अपने जो नंदी बाबा हैं उनको खिला देते हैं। तो मॉडल तो बहुत अच्छा है, अब इसको कैसे रेप्लिकेट करना है, इसको कैसे जो है स्केल अप करना है, इसके ऊपर हम लोग का एक चिंतन चल रहा है। अच्छा, मीन्स आगे आप और हाँ, क्योंकि भाई हमारे सिर्फ करने से तो कुछ नहीं होगा, इसमें जब ढेरों किसान जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए शहर के रहने वाले हैं, नकली गांव वाले हैं, हम तो कहेंगे अपने आप को, और असली किसान तो जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। सर जी, किसानों को इन्वॉल्व करने की किसानों को इन्वॉल्व करना है, उनको भी लगे कि नहीं ये भी एक मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी एक परेशानी है जो हमने बढ़ाई है। भाई आपने जैसे कहा ना कि भाई समाज ने उनको इस्तेमाल किया फिर उनको छोड़ दिया, मीन्स उनके ये था कि जैसे गांव में महिलाएं पुराने हमारे हमने देखा अपनी दादियों को वो चक्की चला के जो चक्की निकालती चलाती, थी, जी जी तो अगर वो बैलों का इस्तेमाल एज ए कोलों के रूप में कर सके तो भी ये उनके लिए एक आर्थिक विकास का मॉडल बन खड़ा हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के स्टार्टअप योद्धा जिन्होंने ऐसा क्रांतिकारी काम शुरू किया जिसे समाज में उल्हानापूर्ण माना जाता था। आज आप सड़कों पर जाइए, सबसे ज़्यादा उल्हाने किसको मिलते हैं? गोवंश को मिलते हैं। उनकी बेहतरी के लिए काम शुरू किया। मैसेज ये कि सरकार कितना करे, हमसे सरकार है, सरकार से हम हैं, लेकिन सरकार की अपनी एक लिमिट है। अगर ऐसे ही और योद्धा सामने आएंगे तो समाज की निश्चित रूप से सूरत और सीरत बदलने में देर नहीं लगेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।